हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं जो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसको किस तरह से डील करेंगे। बट इससे पहले हम अधिशोषण के कुछ लक्षण देखेंगे, जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अधिशोषण के लक्षण। अधिशोषण के लक्षण को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट समझने की आवश्यकता होगी। जैसे फर्स्ट प्रक्रम ये है कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, इसका मतलब ये है कि जो अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो एक्चुअल में सरफेस पर या पृष्ठ पर होने वाली घटना है। बाह्य सरफेस पर हो गए किसी भी ठोस की, ये हम लोग बोल रहे हैं। चूंकि बाह्य सरफेस पर हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय घटना बोलेंगे। दूसरी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, अर्थात यह अत्यंत तीव्र प्रक्रिया है। तो दूसरा अभिलक्षणिक गुण है कि जो अधिशोषण होती है वह एक स्वतः प्रक्रम है, अर्थात तीव्र गति से होने वाली क्रिया है या अभिक्रिया है, ये हम मेंशन करते हैं। तीसरी पॉइंट है अधिशोषण की क्रिया में ठोस की मुक्त ऊर्जा घटती है, अर्थात डेल जी इक्वल टू निगेटिव, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ की बाह्य सतह पर कोई भी गैस या लिक्विड या ठोस पदार्थ अधिशोषित होगा तो उस ठोस पदार्थ की जो मुक्त ऊर्जा होगा उस मुक्त ऊर्जा का मान कम हो जाती है, अर्थात ये हम लोग बोलते हैं इसके लिए डेल जी का जो मान होगा वो निगेटिव होगा। चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अधिशोषण की क्रिया में ठोस की एंट्रोपी घट जाती है, अर्थात डेल एस इक्वल टू निगेटिव, ऋणात्मक होगा। जब ठोस पदार्थ के बाह्य सतह पर कोई भी गैस या द्रव या फिर हम बात कर रहे हैं ठोस अधिशोषित होगा, एक परत के रूप में एकत्रित होगा, संग्रहित होगा, तो इस प्रक्रिया में जो ठोस की एंट्रोपी है, रेंडमनेस है या अव्यवस्था है, उसकी इकाई या दर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब उसकी अव्यवस्था की जब इकाई कम होगा तो एंट्रोपी की जो मान होगा वो भी कम होगा। चूंकि कम हो रहा है इसलिए एंट्रोपी को भी हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, निगेटिव या ऋणात्मक से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि जब कोई सिस्टम अधिशोषण प्रदर्शित करता है तो उसके एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो निगेटिव होगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जो अधिशोषण के फलस्वरूप डेल एच का मान जो होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। डेल एच इक्वल टू निगेटिव या इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये कुछ पॉइंट हम बात कर रहे हैं अधिशोषण के लिए जो ऊष्माक्षेपी
का मान या एंथैल्पी का मान होगा ये भी निगेटिव या ऋणात्मक होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा जो सिस्टम की एनर्जी या ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट जो हम अधिशोषण के लिए याद रखते हैं, बहुत ही सरल पॉइंट है। सबसे पहला तो एक अधिशोषण जो होता है वो सरफेस पृष्ठीय घटना होता है। दूसरा ये स्वतः प्रक्रम होता है, इसका मतलब जब ये सेल्फ या स्वतः होगा तो फास्ट तरीके से तीव्र गति से प्रोसीड होगा। तीसरी चीज़ है जब अधिशोषण होगा ठोस की सतह पर कोई अन्य पदार्थ या अणु एकत्रित होंगे तो उससे उस ठोस पदार्थ की मुक्त ऊर्जा, स्वतंत्र ऊर्जा जो रहेगा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, फ्री एनर्जी घट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डेल जी इक्वल टू निगेटिव मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अधिशोषण हो रहा है तो उसकी रैंडमनेस, अव्यवस्था की जो माप रहेगा वो भी घट जाएगा, जिससे इसको भी हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू से। और लास्ट हम लोग बात करते हैं, चूंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अर्थात डेल एस की वैल्यू जो रहेगा ये भी निगेटिव आएगा, या फिर हम लोग इसको निगेटिव वैल्यू से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार, अगर हम अधिशोषण के प्रकार को डिफाइन करते हैं तो अधिशोषण को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो प्रकार में विभाजित करते हैं। यह जो प्रकार है ये अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है ये इसके आधार पर विभाजित करते हैं। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच यदि दुर्बल बंध हो तो उसको हम भौतिक अधिशोषण बोलेंगे, और अगर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच ये तीव्र आकर्षण बल या रासायनिक बंध हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण बोलेंगे। तो अधिशोषण इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला भौतिक अधिशोषण, या फिर इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वान डर वाल अधिशोषण। इंग्लिश में हम लोग इसके लिए यूज करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, परिभाषा के रूप में अगर इसको परिभाषित करना है तो वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे वान डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। तब इस प्रकार का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक या फिर वान डर वाल अधिशोषण कहा जाता है, अधिशोषण कहा जाता है। तो वान डर वाल अधिशोषण कब बोलेंगे, जब ठोस पदार्थ में जो अधिशोषित होने वाले पदार्थ है अर्थात अधिशोष्य और जो अधिशोषक है अवशोषित करने वाले पदार्थ है, इन दोनों के मध्य अगर दुर्बल आकर्षण बल है, कमजोर है, जो आसानी से ब्रेक हो जाए या जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं,
परत के रूप में अगर वो जम भी रहा है तो भी हम उसको इजिली आसानी से सेपरेट कर ले रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं। तो इस तरह का अगर अधिशोषण हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। भौतिक अधिशोषण के लिए जो उदाहरण है इसमें हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, अमोनिया का चारकोल में अधिशोषण, ये एक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस का अभ्रक में अधिशोषण। ये दो सरल एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग किस में मेंशन करते हैं? भौतिक अधिशोषण में। इस अधिशोषण के लिए कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछते हैं, तीव्रता पूछते हैं, जो आकर्षण बल होगा उसका तीव्रता कितना होगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है? आकर्षण बल का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। तो ये तो हो गया भौतिक अधिशोषण का। इसी तरह से हमको नेक्स्ट पार्ट देखना है, वो है रासायनिक अधिशोषण, जिसमें क्या होगा? ये जो यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स आकर्षण बल जो पाया जाता है, इसके जगह उसमें क्या पाया जाएगा? रासायनिक आकर्षण बल या रासायनिक बंध के द्वारा अधिशोषक और अधिशोष बंधे हुए रहेंगे। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को अगर हम परिभाषा के रूप में परिभाषित करें तो बहुत ही सरल परिभाषा है। वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषित अधिशोषित होने वाले पदार्थ अर्थात अधिशोष और अधिशोषक के बीच तीव्र आकर्षण बल या रासायनिक बंध पाया जाता है, उसे रासायनिक अधिशोषण या लैंग-म्यूर अधिशोषण कहा जाता है। इसके आकर्षण बल का मान यहाँ पर आकर्षण बल का जो मान होगा भौतिक अधिशोषण के मान से ज़्यादा होता है, और ये वैल्यू जो रहता है ये कितना होता है? 40 to 400 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब अगर हम बोलना चाहें हिंदी में तो क्या होगा? 40 से 400 किलो जूल पर मोल के आसपास इसमें अट्रैक्शन बल या आकर्षण बल इसमें पाया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण में पहला उदाहरण हम लोग बात कर रहे हैं H2 का निकिल या फिर प्लेटिनम प्लेट के द्वारा
अधिशोषण। ये अधिशोषण जो होगा रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का टंगस्टन W के द्वारा अधिशोषण। तो ये बहुत ही सरल या सिंपल कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम रासायनिक अधिशोषण बता सकते हैं। अब अगर हम रासायनिक अधिशोषण को और अधिक डिफाइन करना चाहें तो इसमें से हम पहला एग्जाम्पल जैसे कि निकिल का प्लेटिनम प्लेट हाइड्रोजन का निकिल या प्लेटिनम प्लेट के द्वारा होने वाले जो अधिशोषण है, एडजॉर्प्शन है, उसको हम एक डायग्रामेटिक दिखा सकते हैं। जैसे देखिए रासायनिक अधिशोषण, तो इसको हम डायग्राम में किस तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज हम बात कर रहे हैं H2 का प्लेटिनम प्लेट में अधिशोषण। पहला जो उदाहरण हम लोगों ने मेंशन किए हैं इसी की बात कर रहे हैं। तो H2 का प्लेटिनम के प्लेट में अधिशोषण किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग मान रहे हैं ये एक क्या है, प्लेटिनम प्लेट है, जहाँ पर एक प्लेटिनम यहाँ है, एक प्लेटिनम यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक प्लेटिनम यहाँ, और ये इस तरह से प्लेटिनम यहाँ पर अरेंज है। तो जो सेंटर में प्लेटिनम है, ये सेंटर वाला प्लेटिनम की अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो यहाँ पर से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों तरफ से है। लेकिन अगर हम बाकी कॉर्नर की बात करें तो इस प्लेटिनम का ये जो सरफेस है ये फ्री है, इस प्लेटिनम का ये सरफेस फ्री है, इस प्लेटिनम का ये और ये सरफेस फ्री है, इसका ये दोनों फ्री है। तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस है उस फ्री सरफेस में ये क्या होता है, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या हाइड्रोजन से ये आसानी से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर H2 रहेगा ये इस तरह से, तो पहला हाइड्रोजन इधर से और दूसरा इधर से इस तरह से अटैच होगा। एक H2 परमाणु जो रहेगा ये यहाँ अटैच हो सकता है, एक H2 परमाणु जो रहेगा ये यहाँ पर, और एक H2 परमाणु जो रहेगा ये यहाँ पर। इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पर, प्लेटिनम की बाह्य सरफेस पर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इसके बाहरी सरफेस पर ही वैलेंसी या जो संयोजकता है वो खाली है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं इसके सेंटर वाले भाग की, बीच वाले भाग की, तो बीच में जो प्लेटिनम है ये सभी तरह से क्या है, इसकी संयोजकता सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या है, बीच वाले जो प्लेटिनम है वहाँ से हाइड्रोजन आकर्षित नहीं होगा या इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। तो इस केस में यहाँ पर की संयोजकता पूर्ण होने के कारण हाइड्रोजन अंदर नहीं जा रहा है, केवल ये क्या हो रहा है, बाह्य सरफेस पर आ रहा है। तो बाह्य सरफेस पर आ रहा है मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा, अधिशोषण बोलेंगे। और अधिशोषण में हम लोग रासायनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है या जो बंध बन रहा है, रासायनिक बंध, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनकी जो आयोनाइजेशन या छोटे साइज के कारण जो बन रहा है वो इसकी तीव्र आकर्षण के कारण हो रहा है। जबकि हम अगर फिजिकल की बात करते हैं, भौतिक की, तो भौतिक का जो एब्जॉर्प्शन जैसे चारकोल की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया रासायनिक की। अगर भौतिक में हम लोग जैसे ये मान के चल रहे हैं चारकोल का प्लेट है, चारकोल प्लेट है, तो यहाँ पर जब अमोनिया का एब्जॉर्प्शन होगा तो अमोनिया का एब्जॉर्प्शन ऐसा इसकी बाह्य सरफेस पर होगा, ये इस तरह से अमोनिया जो रहेगा इसके बाह्य सरफेस पर ऐसा होगा। तो ये वाला हम लोग मान के चल रहे हैं क्या है, अमोनिया, ऐसा जितने भी दिख रहा है ये क्या है, अमोनिया, जो चारकोल के बाह्य सरफेस पर ही एब्जॉर्ब होगा, आंतरिक सरफेस पर नहीं जाएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पर चारकोल का जो प्लेट है इसके चारों तरफ जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो है अमोनिया। इस अमोनिया वाले भाग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर की जो आकर्षण बल है इस चारकोल प्लेट में बहुत कम आकर्षण बल होगा, जो इसकी बाह्य सरफेस पर एक परत तो बनाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या आकर्षण बल का जो मान रहेगा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो डेल H जो परिवर्तन होता है एंथैल्पी में, अगर हम बात भौतिक एब्जॉर्प्शन की करें तो भौतिक एब्जॉर्प्शन के लिए डेल H जो रहता है इसका मान निगेटिव होता है, लेकिन रासायनिक के लिए डेल H का मान क्या रहता है,
प्लस होता है, पॉजिटिव में होता है। मतलब यहाँ पर ये उष्मा शोषी हो जाता है और यहाँ पर भौतिक वाला जो रहता है उष्मा क्षेपी रहता है। दोनों ही कंडीशन में डेल जी की अगर बात करें तो डेल जी का मान जो रहेगा यहाँ पर भी निगेटिव होगा और डेल जी का मान यहाँ पर भी निगेटिव होगा। ये सारे पॉइंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस पे हो जाता है, थोड़ा डील हो जाएगा। हमारा बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा काम का या यूज़फुल नहीं है, हमको केवल ये दोनों देखना है। अगर बोर्ड की बात करें तब तो भौतिक और रासायनिक की बात आए तो भौतिक में केवल ये बताएंगे कि दुर्बल आकर्षण बल होता है, और अगर रासायनिक की बात करें तो यहाँ पर तीव्र आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब अणु आकर्षित होगा तो वहाँ से उनका रिमूवल वो या वहाँ से हटाने की जो कोशिश करेंगे तो उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर आकर्षण बल का हम मान बताए थे 40 से 400 तक होता है, जबकि यहाँ की आकर्षण बल का मान जो होगा वो 20 से 40 तक का ही होता है। मतलब यहाँ पर उसको हम जब अधिशोषक और अधिशोष्य को अलग करेंगे तो अलग करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सेम कंडीशन में अगर हम यहाँ पर अलग करेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट देखना है वो है ठोसों के अधिशोषण पर, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण के प्रभाव देखना है या उसको प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट में देखेंगे।